हेलो मित्रों, हिंदी से आईएएस की इस वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने बात की थी भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पक्ष को लेकर। साथ ही हम इसके बाद बात करने वाले थे कि आखिर भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। लेकिन वह जो पक्ष है वह कुछ इतिहास और संविधान यानी कि पॉलिटी या राज व्यवस्था के बीच के संक्रमण का क्षेत्र है। इसके अलावा जो पिछली वीडियो बनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को आवाज से रिलेटेड या साउंड से रिलेटेड कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो जिस संबंध में अगर जरूरत हुई तो जैसे कि बहुत ही एक नीरस टॉपिक है वह, तो अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो मैं उस वीडियो को दोबारा बनाऊंगा। वरना तो जैसा बुक में लिखा ही हुआ है वैसा आपको पढ़ना ही है, उसमें पढ़ने के अलावा बहुत कुछ समझाने वाला पक्ष नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उम्मीद है आप लोग इसे पसंद करेंगे। मेरा आप लोगों से एक निवेदन और है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है या आपको लगता है कि अन्य अभ्यर्थियों के एक काम में आ सकती है या उनकी मदद कर सकती है तो प्लीज इसको शेयर अवश्य करें। देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों को केंद्र बिंदु में रखकर यह वीडियो बनाई जाती है उसमें वे अभ्यर्थी आते हैं जो कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार का गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, जिनके पास कोई सीनियर्स की मदद उपलब्ध नहीं है, कोई टीचर्स वगैरह नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मदद थोड़ी सी ले सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि संपूर्ण मदद हम कर पा रहे हैं, लेकिन जितनी भी मदद कर पा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जिनके लिए मदद की जा रही है यह उन तक पहुँचे। तो आपसे निवेदन है कि आप शेयर करें। आपके अगर कोई प्रश्न है या आपकी कोई शंकाएं हैं या कोई सुझाव भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और आप ये ना सोचें कि हमने आपके कमेंट्स नहीं पढ़े हैं, जैसा कि मैंने देखा है कि काफी अभ्यर्थी एक ही बात को कई जगह कमेंट कर देते हैं या मैसेज में कई बार। तो देखिए, अगर हमें लगता है कि देखिए कुछ तो ऐसी जनरल टाइप की चीजें होती हैं जो आपको खुद से करनी होती हैं, जैसे कि आप किस बुक का अगर थर्ड एडिशन है या फोर्थ एडिशन है, मुझे ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो अगर जब तक हम दोनों बुक नहीं देख पाएंगे तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि आपको कौन सा एडिशन पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि हमने थर्ड एडिशन ना ही देखा हो या हमने उसका लेटेस्ट एडिशन ना देखा हो, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपको खुद से कंपैरिजन करना होगा या आपको कोशिश करनी होगी कि आप कम से कम आपके पास जो बुक या आपके पास जो पुस्तक उपलब्ध है आप उसकी जो विषय सूची होती है वह हमें कम से कम अवश्य सेंड कर दें, जिससे कि हम उसको अपनी पुस्तक के साथ थोड़ा एक कंपेयर या तुलना कर सकें उसकी। तो ठीक है मित्रों, शुरुआत करते हैं इसकी। जैसा कि मित्रों समय की कमी के चलते मैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन में इसमें पीपीटी में ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जितना कुछ आपको बता सकूं डायरेक्टली लिखकर ही बता सकूं और आप सुनकर समझ सकें। तो देखिए, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो यूपीएससी की परीक्षा में मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यह आता है सामान्य अध्ययन पेपर 2 में, यानी कि यह जनरल स्टडीज पेपर 2 का भाग है। लेकिन जनरल स्टडीज पेपर 2 में ऐसा नहीं है कि केवल संविधान ही होता है, इसके अतिरिक्त भी इसमें काफी सारे भाग होते हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज आती है वह वही है संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा इसमें एक विश्व के प्रमुख संविधानों के साथ तुलना का भी एक पक्ष डाला गया है। तो उसमें मेनली हमें कुछ जो अब देखिए 200 देश हैं, तो अगर आप हर देश को भी एक दिन देंगे तो भी 200 दिन लग जाएंगे। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको जो एक मुख्य देश हैं उनसे तुलना करनी है। जैसे कि ब्रिटेन से आप कर सकते हैं, अमेरिका से कर सकते हैं, और कुछ अगर आपको लगता है जापान या यूएसएसआर या कनाडा से कुछ उन एस्पेक्ट्स की तुलना कर सकते हैं जो हमारे संविधान के साथ उनकी कॉमन है। आपको 200 के 200 देशों के साथ तुलना नहीं करनी है, या ना तो प्रैक्टिकल है ना पॉसिबल है, और आपको ना ही विधि का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता बनना है इंटरनेशनल लेवल का। तो संविधान की अगर बात की जाती है तो देखिए, संविधान उन सभी प्रावधानों का संग्रह है कि संविधान में काफी सारे प्रावधान होते हैं जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है, ठीक है ना। तो ये कुछ भी नहीं, केवल प्रावधानों का संग्रह है, यानी कि इसमें काफी सारे रूल्स हो सकते हैं, नियम कायदे कानून हो सकते हैं। यह इन सबका एक कंसोलिडेट फॉर्म है, संग्रह है, और जो सारे एक जगह स्टोर होते हैं। तो ये तो संविधान होता है सैद्धांतिक रूप में। अब कई बार क्या होता है कि जैसा सैद्धांतिक रूप में संविधान लिखा जाता है या परिस्थितियां अगर समय बदल जाता है तो वो अपने मूल या जिस एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर उसे लिखा गया था वह उस फॉर्म में लागू नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि उसको वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा सा ढाल दिया जाता है, थोड़े से उसमें बदलाव कर दिए जाते हैं। हालांकि वह बदलाव संविधान के विरोध में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हद तक वो उस हद में भी नहीं रहते हैं जैसा कि आप अगर संविधान को देखेंगे तो वो लगेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाई समानता का अधिकार होना चाहिए,
ठीक है, समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये समानता भी तब होती है ना जब आपकी स्टार्टिंग लाइन समान हो। जैसे कि अगर कोई रेस हो रही है, आप सपोज कीजिए कि दिस इज अ ट्रैक, अगर कोई रेस हो रही है तो अगर एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, अगर ये एक जगह से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तब तो समानता है, लेकिन अगर ए यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है बी यहाँ से, तब समानता नहीं है। या फिर अगर ए पूर्णतः स्वस्थ है और जो बी पर्सन है वह किसी प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त है शारीरिक, जैसे कि मान लीजिए कि वह लंगड़ा है या चलने में उसको परेशानी है, पैरालिसिस है, जो भी है, तो इस स्थिति में अगर ये एक साथ भी प्रारंभ करते हैं तो संभव नहीं है, ये समानता है ही नहीं। तो इसमें क्या करना होगी, जो व्यक्ति जो कि मजबूर हैं या फिर जो सहायता के जिनको रिक्वायरमेंट है उनको हमें सहायता देनी होती है, सुविधाएं देनी होती है, तब एक समानता के स्तर पर उनको लाया जा सकता है। तो इसलिए व्यवहारिक रूप में संविधान कुछ और होता है, सैद्धांतिक रूप में कुछ और होता है। तो जो व्यवहारिक रूप में जो संविधान होता है उसी को हम बोलते हैं राज व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और इसको राज व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है ना, इसको पॉलिटी कहा जाता है। तो मेनली आपको जो कंसर्न करना है, देखिए आप बिना सिद्धांत को जाने उसके व्यवहारिक पक्ष को तो जान ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको सैद्धांतिक पक्ष पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका अनुप्रयोग देखना पड़ेगा। ये अनुप्रयोगात्मक एप्लाइड है, अनुप्रयोगात्मक अनुप्रयोगात्मक है, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप माइंड नहीं करेंगे। तो इस संविधान का व्यवहारिक रूप है, या बोले तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज आती है जीएस पेपर 2 में, वह आती है गवर्नेंस, यानी कि शासन, ठीक है ना, शासन, गवर्नेंस। अब देखिए शासन क्या है, आप सभी के दिमाग में अगर शासन के लिए अगर हम बोलते हैं तो अगर आपके दिमाग में आता है कि शासन कुछ नहीं हमारी सरकार है, तो आप काफी हद तक मैं कहूंगा कि गलत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए शासन क्या है, शासन केवल संविधान को लागू करने वाला प्रशासनिक आयाम है। मतलब कि अगर हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, यह संविधान को लागू करने वाला शासनिक आयाम है। ठीक है ना, तो अब शासन की अगर बात की जाती है तो केवल सरकार नहीं आएगी, सरकार के साथ इसमें न्यायपालिका भी आ सकती है, कि न्यायपालिका का भी काम जो है वह संविधान को लागू ही करवाना है, कि संविधान के कोई भी प्रावधान विरोध में ना जाएं। सारे जो हम अगर कोई गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आती है, कोई अधिनियम बनाती है उससे, तो वह संविधान की मर्यादा में रहे, उसकी मर्यादा को ना लांघे। तो इसमें सरकार मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही शासन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये केवल लागू करने वाले आयाम है। इसके बाद जो अगली चीज आती है जीएस पेपर 2 में, वह आती है सामाजिक न्याय। तो जैसे कि सामाजिक न्याय से आप अच्छी तरह से समझ ही गए हैं, नाम से ही जैसा कि इसका पता लगता है कि सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस, ये देखिए कुछ भी नहीं, समाज के प्रति वही न्याय है। देखिए जिस न्याय की मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर बी कहीं ना कहीं डिसेबल्ड है तो आप इसको स्पेशल सुविधाएं दीजिए ताकि यह पहले एक ही बराबरी पर आ सके, फिर आप इन दोनों के साथ बराबर का व्यवहार, समानता का व्यवहार कीजिए ताकि यह फिर आगे समान रूप से प्रगति कर पाए। अगर आप समान व्यवहार असमान लोगों को देंगे तो जो समान असमानता के स्तर में जो अगड़ा होगा वह तो अपनी तरक्की कर जाएगा, वह प्रगति पा लेगा, लेकिन जो पिछड़ा रहे होगा वो हमेशा पिछड़ा ही रह जाएगा। तो खैर इसमें भी डिबेट हो सकती है कि कौन अगड़ा है कौन पिछड़ा, उस पर हमारा मुद्दा नहीं है, वह आखिर शासन को ही देखना है। लेकिन सामाजिक न्याय पिछड़ों को न्याय देने की व्यवस्था है, जो हमारे समाज में जो जो किसी न किसी प्रकार सुभेद्य हैं, ठीक है ना, उनको हम किस प्रकार सुभेद्यता से दूर करते हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ सरकारी नीतियों की मुख्य भूमिका होती है। अब है न्याय किसी भी प्रकार का हो सकता है, न्याय हो सकता है आर्थिक हो न्याय, या फिर न्याय हो सकता है सामाजिक, मतलब कि शिक्षात्मक रूप में न्याय हो सकता है, जैसा भी आप न्याय मतलब होता है। फिर उसके बाद में जो अगली चीज इसमें आती है वह आती है आईआर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात आती है तो यह मुख्यतः विदेश नीति से हमारी से संबंधित होता है कि हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे हैं। तो यह विदेश नीति से संबंधित एक आयाम है इस पेपर का। तो देखिए अब आप सोचें, देखिए यूपीएससी का जितना भी पेपर है ना वह एक काफी बहुत हायर एक जो स्कॉलर्स होते हैं उनके द्वारा सिलेबस बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर कहीं भी डाल दिया। अब
इसको यहाँ रखने की एक वजह है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है तो अभी आपको पता होगी पॉलिटिकल साइंस अकेला नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस के साथ आईआर भी आता है। तो देखिए ये इस वजह से आता है कि आप बिना अपनी आंतरिक परिस्थितियों को जाने, अपनी बाह्य परिस्थितियों के विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे कि यह परिस्थितियां आपको संविधान के रूप में तो जाननी ही है, राज्य व्यवस्था के रूप में जाननी ही है, साथ साथ समाज में आपके सामाजिक रूप में भी जाननी है कि आपके समाज में किस तरह की असमानताएं हैं या किस तरह की परेशानियां हैं जो भी। हाँ, इसके अलावा कि आपको जानना होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है देश के अंदर। तो आप जब एक बार आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको हो जाता है और आपको अपने देश की संविधान वगैरह का थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाता है, तो उसके बाद आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे हित विदेश नीतियों के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं पता कि सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी भारत में 20 करोड़ लोग रोज रात को भूखा सोने पर, लगभग मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मुझे, मतलब 19 करोड़ के आसपास भी हो सकता है। तो अगर 20 करोड़ लोग रोज रात को भूखा सोने पर मजबूर हैं, तो आपको शायद हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, जो हमारी उसका आपको महत्व समझ में आएगा। जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका आपको महत्व समझ में आएगा। तो अगर हम WTO में जाकर अगर कोई पीस क्लॉज साइन कर रहे हैं, तो वह भी हमारी आंतरिक आवश्यकताओं के रूप में ही जुड़ा हुआ है। अगर हम इस समय अगर नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाकर FDI को आकर्षित कर रहे हैं, तो वह हमारी आंतरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी को इतना विकास करना है या फिर नए रोजगारों का सृजन करना है, तो हमारे देश में मौजूदा समय में तो एक जितनी पूंजी की आवश्यकता है वह उपस्थित नहीं है, वह उपलब्ध ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि विदेशों से पूंजी लानी होगी। देखिए, विदेशों से अगर पूंजी लानी है तो विदेशों से पूंजी कब आएगी? जब हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था एक स्टेबल होगी, एक स्थिर होगी। हाँ, उसमें ऐसा ना हो कि काफी ज्यादा सांप्रदायिकता फैल गई। अगर आप बीफ के नाम पर किसी को मार देते हैं, हो सकता है कि फॉरेन कंपनी के जो एम्प्लॉय आए वो बीफ खाते हो, ठीक है। तो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं आना चाहेंगे, भाई भारत तो ऐसा देश है जहां मार देते हैं। आप ही सोचिए, अगर आप लोगों से कहा जाए कि ठीक है, हम आपको इंडिया में जितना पैकेज मिल रहा है उससे 5 गुना हम आपको पैकेज देते हैं, लेकिन आपको सीरिया में काम करना है वर्तमान परिस्थितियों में, या आपको ISIS के क्षेत्र में काम करना है, तो शायद आप मना कर देंगे। मुझे तो लगता है कि 99.99% लोग मना ही कर देंगे, ठीक है ना। तो बिना आप आंतरिक परिस्थितियों को जाने अपनी विदेश नीति को नहीं जान सकते। तो यह GS पेपर 2 की बात है, और हम अभी शुरुआत में बात करेंगे केवल संविधान और राज्य व्यवस्था की एक साथ। जो शासन है इसका भी थोड़ा सा भाग इसमें शामिल हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं कहीं सरकारी नीतियां भी शामिल हो जाएं, लेकिन इनको पूर्णतः मैं शामिल नहीं मानूंगा। हाँ, इनकी बात हम एक साथ करेंगे कि संविधान हमारा क्या है और असल में उसका व्यावहारिक रूप क्या है। तो हम बात करने वाले थे कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, लेकिन प्रमुख विशेषताएं जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक, कुछ बुनियादी चीजें बताना चाहूंगा कि जो आपके बहुत एक काम की हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारे संविधान है में किस प्रकार के, मतलब उसका एक उसको विभाजित किया गया है, ठीक है ना। उसके क्या क्या भाग हैं आप ये समझिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है संविधान में पार्ट, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं भाग। तो संविधान में काफी सारे भाग आपको पता होंगे कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ही प्रकार के जो नियम होते हैं, जो लॉ होते हैं, जो उनका कलेक्शन होता है, उनका सबका एक संग्रह होता है इसमें, एक भाग में एक ही प्रकार के, ठीक है। अब भाग के बाद जो अगली चीज आती है वह आती है अध्याय, चैप्टर। तो ये भी सिमिलर ही है, इसका भी कंसेप्ट कि एक ही प्रकार के जो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में मिलते हैं, सॉरी, अध्याय, जिसको चैप्टर बोलते हैं। तो देखिए, इसका भी कंसेप्ट यही है कि यह एक ही प्रकार का, लेकिन यहाँ हम और ज्यादा स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं कि अगर यहाँ हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए ऐसे कोई संविधान में नियम या मतलब लॉ नहीं है, कोई इस प्रकार के अनुच्छेद नहीं है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि हम यहाँ विदेश नीति की अगर बात करते हैं, तो अगर हमने सारी विदेश नीति से रिलेटेड एक भाग में डाल दिए, उसके बाद हमने इराक के वाले एक अलग अध्याय बना दिया। जैसे कि आप अपने खुद के भी नोट्स बनाते होंगे, तो हो सकता है कि किसी ने एक कॉपी बनाई हो GS पेपर 2 की, उसको फिर उसने 4 या 5 भागों में बांटा हो, जिसमें संविधान का एक अलग भाग होगा, फिर राज्य व्यवस्था का अलग भाग हो सकता है, सामाजिक न्याय का अलग भाग हो सकता है। तो सिमिलर उसी तरह का ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये भी आप देख लेंगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद आते हैं, तो यह एक मुख्य है। अनुच्छेद क्या होता है कि फिर वही है कि सेम प्रकार के, इसको आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो जो कुछ अनुच्छेदों में क्या होता है कि एक अनुच्छेद एक प्रकार के मामले से डील करता है, ठीक है, और सिमिलर प्रकार के जो अनुच्छेद होते हैं उन सबको मिलाकर एक अध्याय में डाल दिया जाता है, और जो सिमिलर प्रकार के अध्याय होते हैं उनको उठाकर एक भाग में डाल दिया जाता है। अब अनुच्छेद से जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो आते हैं परंतुक।
जैसे कि अगर किसी अनुच्छेद में कुछ स्पेशल क्या या कुछ डालने हैं या फिर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो हम परंतुक डालते हैं उसमें, जैसे इसको बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, अभी मैं आपको व्यवहार में बताऊंगा कि कौन सा क्या होता है क्या। ठीक है, एक होता है फिर उप परंतुक, जिसको सब क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए भाग वगैरह तो आप, भाग और अध्याय तो आप देख ही लेंगे संविधान में कि जितने भाग हैं, वैसे मुझे भी नहीं पता, शायद 22 भाग हैं संविधान में। और अध्याय जितने भी हैं मुझे मतलब सही मैं आपको बताऊं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। शायद किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि सर मेरा जो सामान्य ज्ञान है, जो मेरी जनरल नॉलेज है वह काफी कमजोर है, तो क्या मैं आईएएस बन पाऊंगा? तो मैं देखिए कहना चाहूंगा कि जो फैक्चुअल जो सामान्य ज्ञान है, जो जनरल नॉलेज है, वह आईएएस में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। आपको एनालिसिस विश्लेषण करना आना चाहिए। तो केवल तो हम बात कर रहे थे परंतुक, आर्टिकल, क्लॉज और सब क्लॉजेज की। तो देखिए जब अगर मैं लिखता हूँ, सपोज कीजिए 19, तो यह एक अनुच्छेद है। ठीक है, आपने देखा होगा कि लिखा होता है 1 2 3 4 संविधान के अंदर 5 6, अगर आपने कभी संविधान देखा हो तो इस तरह से। ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, फिर कहीं कहीं आपने देखा होगा 19A इस तरह से लिखा हुआ, कहीं कहीं देखा होगा आपने 19A इस तरह से लिखा हुआ। सपोज कीजिए मैं बता रहा हूँ, वैसे 19A कोई शायद अनुच्छेद नहीं है, 21 एक अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से डील करता है। तो अगर आप फिर कहीं देखते हैं 21A लिखा हुआ सपोज कीजिए, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए यह जो है ये अपने आप में एक अनुच्छेद है। ठीक है, और इसको बोलते हैं मतलब इसको बोलेंगे हम अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21A, या फिर हम बोलेंगे आर्टिकल 21A। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको बोलेंगे आर्टिकल 21 क्लॉज ए। ठीक है, या फिर अनुच्छेद 21 परंतुक ए। ठीक है, अगर आप फर्दर इसमें एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ मैं एक और ब्रैकेट अगर लगा देता हूँ, ए एक और लगा दिया मैंने, स्मॉल कैपिटल कैसा भी हो सकता है, ये यहाँ भी स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। तो यहाँ हम बोलेंगे कि आर्टिकल 21 क्लॉज ए सब क्लॉज ए, या फिर हिंदी में बोलेंगे कि अनुच्छेद 21 परंतुक ए सब परंतुक उप परंतुक ए। ठीक है ना, या परंतुक आ उप परंतुक आ। ठीक है, फिर यहाँ ये ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या होगा कि जो जितने परंतुक होते हैं वे सारे परंतुक एक ही अनुच्छेद का भाग होते हैं, उप परंतुक एक ही परंतुक का भाग होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर 21 ए अगर हम लिखते हैं इस तरह से, फिर यहाँ 21 बी लिखते हैं, फिर 21 सी लिखते हैं, तो ये जो जितने परंतुक हैं ए बी सी, ये सारे अनुच्छेद 21 का ही भाग है। फिर अगर हम 21 सी में भी आगे बढ़ाते हुए 21 ए लेते हैं, फिर 21 बी लेते हैं, फिर 21 सी लेते हैं, तो यह जो ए बी सी है ये परंतुक यह इस परंतुक सी का ही भाग है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। अगर इसका एक वेन डायग्राम आप बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सब क्लॉजेज आएंगे, फिर उसके ऊपर क्लॉजेज आएंगे, उसके ऊपर फिर आर्टिकल्स आएंगे, आर्टिकल्स के बाद चैप्टर्स आएंगे, और चैप्टर्स के बाद फाइनली पार्ट आएगा। तो यह इसका वेन डायग्राम बनेगा मतलब। ठीक है, तो अब जो एक सबसे लास्ट में एक अनुच्छेद में, सॉरी, संविधान में एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं अनुसूची या शेड्यूल। ठीक है, तो देखिए अनुसूची क्या होती है कि प्रावधान के किसी हिस्से की व्याख्या करने के लिए इनको संविधान में डाला जाता है। जैसे कि अगर हमने कहीं लिखा कि भारत की 8वीं अनुसूची, ये भारत का संविधान इन भाषाओं को मान्यता देता है। ठीक है, तो जो वह भाषाएं हैं, हो सकता है कि वह स्पेस की वजह से या कहीं व्यवहारिक रूप में, या फिर वो कहीं भद्दा ना लगे, जैसा भी उनकी वजह होती है, तो उनको कहीं और डाल दिया जाता है कि आप 8वीं अनुसूची में, तो आप जाएंगे उस अनुसूची को देख लेंगे कि ठीक है 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 ये है। जैसे कि कई बार हम लिखते हैं कि देखिए हमारे संविधान की यह विशेषताएं हैं, तो हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या फिर हम कह देते हैं कि भाई जो भी जैसे भी आप बताना चाहें, सॉरी। देखिए अब अगर जो बुनियादी बातों में ही मैं आपको एक अगली जो बात बताना चाहूंगा वह यह है कि भाई हम काफी बार इसमें बहुमत आएगा कि ये बहुमत, वो बहुमत, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत। आपने भी काफी सारे बहुमत हो सकता है सुने हो, मेजोरिटी जिसको बोलते हैं। तो बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, मैं केवल आपको, ताकि आपको एक आसानी हो सके समझने में। ठीक है, तो अगर बहुमत की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले एक होता है साधारण बहुमत, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो देखिए साधारण बहुमत कुछ नहीं होता,
अगर जैसे कि आपको अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी एक बहुत बहुत बेसिक सा एक अगर आइडिया भी है कि देखिए सबसे पहले एक विधेयक लाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। सबसे पहले विधेयक को संसद में पेश किया जाता है, जिस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है, अगर केवल राज्यसभा में या केवल लोकसभा में, दोनों में, किस में पहले किस में बाद में, वह विधेयक के बारे में हम कभी आगे जब बात करेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी समझिए केवल विधेयक को संसद में लाया जाएगा। संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन है, एक लोकसभा जो हमारा निम्न सदन है। यह उच्च और निम्न इस मामले में है कि यह जो लोकसभा है यह डायरेक्टली जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और जो राज्यसभा है यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इसका मतलब है ना कि राज्य उच्च है और जनता निम्न है, देखिए दोनों बराबर हैं, लेकिन ये केवल नाम है उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन निम्न सदन के हाथ में जनरली ज्यादा अधिक पावर होती है। आप किसी भी अगर संविधान को देखेंगे, किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, फिर मतदान होता है। मतदान ये जानने के लिए कि हम लोकतांत्रिक देश हैं जैसा कि, तो कहीं बहुमत हमारे साथ है या नहीं, हमें ज्यादा लोग जानते, हम उस विधेयक को हमारे को सही मानते हैं या नहीं। अगर वह सही मानते हैं तो वह राज्यसभा से पारित कर देंगे, लोकसभा से पारित कर देंगे, और वह आपका बिल जो विधेयक है वह अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो यह एक डिफरेंस होता है। यह जरूरी नहीं कि हर विधेयक आखिर में अधिनियम ही बन पाए, लेकिन हाँ जितने अधिनियम होते हैं वे कहीं ना कहीं पहले विधेयक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि काफी तरह के अलग अलग विधेयकों के लिए अलग अलग तरह के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो उन बहुमत के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि मतदान करते हैं, तो किसी भी सदन में जितने लोग उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं उनका अगर हम 50% प्लस एक कर देते हैं, ये एक मत है, 50% मत प्लस एक मत, तो यह हमारा हो जाता है साधारण बहुमत। जैसे कि अगर किसी सदन में 100 सीट्स हैं, ठीक है, अब 100 सीटों में से हो सकता है कि सारे लोग ना ही हों, ठीक है, हो सकता है केवल 80 लोग हों उपस्थित, यह तो कुल थे, ठीक है, ये उपस्थित थे, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कि मत सारे ना करें, कुछ लोग वॉकआउट कर जाते हैं सदन से विरोध दिखाने के लिए, हो सकता है केवल 70 ही रह जाएं, ठीक है। अब इस 70 का अगर 50% आप करेंगे तो 35 होगा, प्लस एक जोड़ दीजिए तो जो 36 है वह प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट जो सदन की जो स्थिति है उसमें वह साधारण बहुमत है, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज आती है वह आती है प्रभावी बहुमत, ठीक है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। अब यह क्या होता है कि देखिए अब इनका किसका कहाँ इंप्लीमेंट होता है यह मैं आपको भी आगे बताऊंगा। इफेक्टिव में क्या होता है कि प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है। अब प्रभावी, अगर मैं आपको कहूं कि प्रभावी सदस्य संख्या, जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, उसकी सिंपल मेजोरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ठीक है। तो प्रभावी सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, ये भी मतलब साधारण ही है, या केवल बहुमत भी कहेंगे। तो अगर हम केवल बहुमत उपयोग करते हैं तो असल ज्यादातर शब्दों में उसका उपयोग साधारण बहुमत के लिए किया जाता है या पूर्ण बहुमत के लिए किया जाता है, देखिए, ठीक है ना। तो साधारण बहुमत मतलब कि 50% प्लस एक, 50% प्लस एक, ठीक है। तो अब प्रभावी सदस्य संख्या क्या है यह हमें जानना होगा। देखिए प्रभावी सदस्य संख्या कुछ भी नहीं है, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या जो भी है आपकी, ठीक है, इसमें से आप रिक्तियां घटा दीजिए, जो वैकेंसीज हैं आप उनको घटा दीजिए। तो वैकेंसीज कई कारणों से हो सकती हैं, हो सकता है किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, या हो सकता है कि किसी सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया हो, ठीक है, अभी तक उसके चुनाव फिर ना संभव हो पाए हो, या फिर किसी सदस्य की नियुक्ति को या फिर उसके चुनाव को न्यायालय ने रद्द कर दिया हो, ठीक है, या न्यायालय ने उसकी अर्हता उसकी समाप्त कर दी हो, किसी भी कारण से, जो भी उसने जो कारण रहे होंगे। तो जो रिक्तियां हैं होती हैं, अगर आप इसको इसमें से घटा देंगे उसके बाद जो संख्या निकल कर आएगी यही आपकी प्रभावी सदस्य संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए कि अगर 100 यहाँ कुल संख्या थी, उसके बाद 20 रिक्तियां रह गई, 80 रह गए, 80 में से भी, तो फिर यहाँ जो हमारा बहुमत होगा प्रभावी वह 41 हो जाएगा, 41/40 और प्लस 1, 41, ठीक है। तो यह प्रभावी बहुमत हो गया।
इसके बाद जो अगला बहुमत आता है वह आता है स्थायी बहुमत। ठीक है, तो जो स्थायी बहुमत होता है इसका हम उपयोग करते हैं, मतलब उपयोग क्या, सॉरी, इसको हम बोलते हैं कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक है, तो वैसे तो भारतीय संविधान में इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, केवल एक शायद राष्ट्रपति को पदमुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, साधारण बहुमत का उपयोग तो बहुत ही कम केसेस में किया जाता है। वैसे जो अधिकतर जो बिल पास होते हैं उसमें इनका उपयोग होता है। ठीक है, जैसे साधारण विधेयक होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सबको अगर पारित करना होता है तो यह साधारण बहुमत से पारित होते हैं। ठीक है, जब प्रभावी बहुमत की हम बात करते हैं तो प्रभावी बहुमत को जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना हो, राज्यसभा अध्यक्ष को पद से हटाना हो, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इन सभी को हटाना होता है तो हम प्रभावी बहुमत का उपयोग करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की स्थिति क्योंकि संविधान में विशेष होती है, हमारे देश में विशेष है, तो स्थायी बहुमत का उपयोग किया जाता है। उनके लिए हमें 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का हमें होना जरूरी है, तब हम राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के बहुमत होते हैं, विशेष प्रकार के बहुमत भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो अगर मैं उन विशेष बहुमत की बात करूं, 2/3 तो आप समझ ही गए होंगे, टोटल का 2/3 है, तो कुछ नहीं है, जो भी आपकी टोटल स्ट्रेंथ है सदन की, उसमें रिक्तियां हैं या नहीं है उनसे कोई मतलब ही नहीं है, टोटल का है वह। ठीक है, अब अगर विशेष बहुमत की बात की जाती है, सॉरी, अगर क्या है, अगर विशेष बहुमत की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो विशेष बहुमत में दो प्रकार के विशेष बहुमत हो सकते हैं इससे ज्यादा भी हों, लेकिन हमारे संविधान में केवल दो ही का उपयोग है। एक है कि उपस्थित हैं जो, और जो मतदान कर रहे हैं। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत। ठीक है, एक विशेष प्रकार का यह हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि इसका भी संविधान में काफी उपयोग है। देखिए, इसका जो उपयोग किया गया है, यह किया गया है कि आर्टिकल 249 में, अनुच्छेद 249 में, ठीक है, अनुच्छेद 212 में, इनमें, ठीक है ना। अगर यहाँ इसकी बात की जाए तो यह है कि उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों का 2/3 तो वह होगा। ठीक है, 2/3 तो वह होगा ही होगा। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज होगी कि यह कुल सदस्य संख्या का 50 साधारण बहुमत भी होगा। ठीक है, कुल सदस्यता का साधारण बहुमत। ठीक है, अगर इन दोनों में से ये दोनों ही कंडीशन पूरी होना जरूरी है, इस अगर मैं इसको नाम 1 दूं, इसको नंबर 2 दूं, तो दूसरे वाले के लिए दोनों कंडीशन इसमें जो है कि आ कंडीशन अगर आप मानेंगे और बा कंडीशन अगर आप मानेंगे, तो ये दोनों ही फुलफिल होना जरूरी है। अगर कोई भी एक छूट जाती है तो यह बहुमत पारित नहीं होगा, इसको बहुमत नहीं माना जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर वही 100 का हम आंकड़ा लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। तो अगर 100 का है और अगर सपोज कीजिए कि 40 लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं। ठीक है, अब 40 उपस्थित और मतदान में से अगर 2/3 की अगर हम बात करते हैं तो फिर भी हम मानेंगे 36 लोगों ने दे दिया। तो अगर आप 36 को देखेंगे तो इट इज मोर देन 2/3 ऑफ 40। ये इसके 2/3 से तो काफी ज्यादा ही है। ठीक है, लेकिन तो ये पहले प्रकार का विशेष बहुमत तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत ये नहीं होगा, क्योंकि यह कुल का साधारण बहुमत है। कुल क्या है हमारा 100, तो इसका साधारण बहुमत अगर आप लगाएंगे तो 51 होगा। ठीक है, तो ये 51 तो नहीं है, 51 से कम है, तो इसको 51 से अधिक भी होना पड़ेगा, कम से कम 51, उससे अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर 60 लोग मतदान करते हैं और 60 में से अगर 51 लोगों ने दे दिया तो यह हो जाएगा, या 51 ही मतदान करते हैं तो 51 ने अगर इसको पारित कर दिया तो यह हो जाएगा। लेकिन अगर 40 या 50 लोग भी मतदान कर रहे हैं और 50 में से 50 ने हाँ बोला है तो भी यह पारित नहीं होगा दूसरे प्रकार का। तो यह एक अन्य प्रकार का विशेष बहुमत है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, जो ये नीचे वाला विशेष बहुमत है, ये विशेष बहुमत जिसको मैंने नाम दूसरा दिया है, इसका उपयोग किया जाता है हमारे चीफ जस्टिस जो होते हैं, जो हमारे सर्वोच्च न्यायाधिकारी होते हैं, उनको हटाने के लिए, हाई कोर्ट के जो हमारे जजेज होते हैं उनको हटाने के लिए, या हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको हटाने के लिए। ठीक है, इसमें इस प्रकार के बहुमतों का उपयोग किया जाता है। अब
और थोड़ी सी भारतीय के संविधान में थोड़ी बहुत चीजें हैं। तो आपको मैं एक थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ कि कोई भी अगर अ, सरकार होती है, ठीक है ना, तो सरकार तो शासन चलाने वाली संस्था है। इसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो हम तीन चीजों को कंसिडर करते हैं कि थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की अगर बात करते हैं, अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की बात करने पर सबसे पहली चीज जो आती है वह आती है विधायिका, फिर लेजिस्लेटर, फिर इसके बाद जो अगली चीज आती है वह आती है कार्यपालिका, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो अगली चीज आती है वह आती है न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा एक अंतर जान लेते हैं और ये सरकार से किस प्रकार भिन्न है, थोड़ा सा इसको भी जान लेंगे। तो देखिए, जो विधायिका होती है, ये विधायक कुछ भी नहीं, यह नियम और कायदे बनाने वाली संस्था है। यानी कि हमारे देश के अगर सिनेरियो में बात की जाए तो संसद यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, हमारे तीनों मिलाकर संसद का निर्माण करते हैं। तो यह हमारी विधायिका है पूरे फॉर्मेट में, ठीक है। तो विधायिका में तो क्या होगा कि जो मौजूदा सरकार है उसके भी सांसद होंगे, जो विपक्ष है उसके भी सांसद होंगे, जो विपक्ष नहीं भी हैं अन्य जो पार्टियां हैं उसके भी सांसद होंगे, ठीक है। यह सारे मिलकर विधायिका का निर्माण करेंगे क्योंकि सारे ही जिम्मेदार हैं किसी भी नियम या कायदे को बनाने के लिए। कार्यपालिका इस जो नियम और कायदे बनते हैं उनको लागू करने वाली संस्था है। भारत में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वैसे कार्यपालिका के मुख्य भी हैं, हमारे हेड हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि न्यायपालिका संसद का भाग नहीं होती है इसलिए इसको अलग रखा गया है। भारत के संदर्भ में जो कार्यपालिका है वह विधायिका का ही हिस्सा है, ठीक है। अमेरिका के संदर्भ में जो कार्यपालिका है वो विधायिका से अलग है। जैसे कि विधायिका में हो सकता है कि सीनेट के सदस्य हों, ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वहाँ का, वहाँ अध्यक्ष जो जिस प्रकार की व्यवस्था है, तो वहाँ राष्ट्रपति प्रमुख है सरकार का, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। तो जो राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख है इसके अपने मंत्री होते हैं, यह किसी भी प्रकार से संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, संसद से इनका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अगली जो चीज आती है न्यायपालिका आती है, जैसा कि आप जानते हैं जिसको हम जजेस बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से चलता है, पहले सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ पर, तो यह कानून का निर्माण करने वाली संस्था है, यह लागू करने वाली और यह उसको जांचने वाली संस्था है। एक तरह से अगर हम सिंपल शब्दों में अगर बात करें, कोई भी अगर विवाद आते हैं कहीं भी किसी भी प्रकार के, तो यह उसका न्याय करेगी, ठीक है। तो अगर न्यायपालिका की बात करते हैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट होते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काफी सारे अंदर कहीं मुंसिफ जो भी अलग अलग नामों से इनको अलग अलग जाना जाता है, उन तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अदर्स जो उसके भी नीचे होते हैं। तो हमारे यहाँ की खासियत क्या है, देखिए अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में संघीय एक फेडरल कोर्ट अलग होता है, ठीक है, और स्टेट कोर्ट्स अलग होते हैं। तो ये स्टेट कोर्ट किसी प्रकार रेस्पॉन्सिबल नहीं होता फेडरल कोर्ट के लिए। फेडरल कोर्ट के मामले अलग होते हैं, अलग मामले देखता है, स्टेट कोर्ट अलग मामले देखते हैं। इसलिए जो स्टेट के मामले होते हैं अमेरिका में, वह एक स्टेट से एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने पर बदल जाते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित मुद्दे एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप जाएंगे तो वह बदल जाएंगे अमेरिका में। भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है, हम संपूर्ण रूप से एकीकृत न्यायपालिका का हम पालन करते हैं। हमारे संविधान में यही व्यवस्था है। हमारे कानून किसी भी आप राज्य में चले जाइए लगभग एक ही समान आपको मिलेंगे। जम्मू कश्मीर एक अपवाद है, या कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि अगर कहीं जनजातीय क्षेत्र है या जैसा भी कोई भी एक अगर विशेष क्षेत्र है, तो वहां हो सकता है कि कुछ उनमें कानूनों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए। लेकिन अगर आप एक मेजर फॉर्म में देखेंगे, एक बड़े रूप में देखेंगे, तो ये सारे एक ही होते हैं। तो जो हमारे छोटे जो न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका इनका जो जजमेंट होता है वह इनके ऊपर ये अनुलंघनीय होता है, या उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होते हैं, या उसको ओवर रूल नहीं कर सकते, मतलब उसको बदल नहीं सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ओवर रूल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसले को, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी संविधान का ही पालन करते हैं। तो हमारे यहाँ एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है कि अगर विधायिका कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका जांच करती है कि संविधान सम्मत है या नहीं। अगर न्यायपालिका कोई जजमेंट देती है तो अगर विधायिका को गलत लगता है तो विधायिका को या फिर विधायिका भी संविधान के बहुत बड़े भाग पर संशोधन कर सकती है। तो न्यायपालिका के हो सकता है अधिकार भी वह कम कर सकती है। तो इस प्रकार के हमने आपको कुछ बहुमत के बारे में बताया, कुछ बेसिक सी चीजें, थोड़ी सी जो बेसिक काफी होती हैं, इनके बारे में हमने बताया, ठीक है। अब बात आते हैं, सीधे हम आते हैं अब कि हमारे संविधान की बाकी में विशेषताएं क्या हैं, ठीक है।
तो एक सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो आप में से शायद अधिकतर लोग जानते ही होंगे, कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी पोथी है जिसमें शायद 395 अनुच्छेद उसके बनाने के समय पर थे, जिन्हें 20 या 22 भागों में बांटा गया था। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो शायद 400 से ऊपर हमारे आर्टिकल हो सकते हैं, अगर आप उनको गिनने बैठेंगे। ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, एट ऑल कोई भी जरूरत नहीं है ना। हो सकता है 400 हो, 450 से भी अधिक हो, लेकिन मतलब मैं कहूँगा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप बेकार में इसको ना ही करें। हो सकता है कि अगर आप एसएससी या राज्य स्तरीय परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे पूछा जाए। तो देखिए, भारत का अगर हम संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो आज का हमारा यह है, अगर मैं संविधान लिख रहा हूँ तो यह आपके लिए एक, पहले से आपको समझ जाना चाहिए कि भारतीय संविधान की बात ही हो रही है, ठीक है ना। कहीं और अमेरिका के संविधान की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह हमारे सिलेबस में नहीं है। फिलहाल तो मैं उसको सिलेबस में नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपिक हम डील करने वाले थे वह यही था। तो संविधान की जो विशेषता है, उसमें सबसे पहली जो विशेषता है वह यह है कि हमारा जो संविधान है यह एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो देखिए, संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, एक संविधान होता है लिखित, एक स्थान होता है अलिखित, ठीक है। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो एक संविधान होता है रिटेन, एक होता है अरिटेन। तो आप सोच रहे हैं कि भाई अलिखित संविधान में किस प्रकार से जजमेंट चलते हैं, तो ये पुराने तरीके से यह परंपरागत होता है, यह परंपरागत होता है और यह लिखा हुआ होता है, क्योंकि यह नवीन संविधान ही होता है जहां तक है। तो लिखित संविधान की बात करें तो हमारा पूरा संविधान लिखा हुआ है, यह भारत के केस में अगर हम इंडिया लिखें। अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो जैसा कि ब्रिटेन है, ठीक है, जैसा कि ब्रिटेन है, तो यह अलिखित संविधान है। यहाँ पर संविधान अधिकतर हिस्सा इसका अलिखित है, जैसा परंपराओं में चला आ रहा है उसी हिसाब पर चल रहा है। अगर परंपराओं का अगर कहीं बात आती है तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वह उसको ओवररूल कर सकती है कि अगर कहीं विवाद उठता है कि यह परंपरा है या नहीं। उसके अलावा यह क्या करते हैं कि रेफरेंस बुक्स को देखते हैं कि अगर कोई डायसी ने कोई किताब लिखी है, या कोई एक बड़े जो भी संविधानविद हैं, या फिर मैं कहूँगा एक बहुत बड़े जो राजनयिक हैं या एक जो स्कॉलर्स हैं, ये उनकी किताबों को देखते हैं। उसके आधार पर ये डिसीजन आगे लेते हैं क्या उचित हो सकता है या इनके हिसाब से जो उचित है। एक संविधान अगर हम बांटना चाहें तो अगली चीज होती है निर्मित और एक अनिर्मित, सॉरी विकसित, ठीक है। निर्मित का मतलब होता है कि एक संविधान सभा बैठी थी, उस संविधान सभा ने काफी सारे पहलुओं पर विचार किया था, विचार करने के बाद एक संविधान बनाया था, और वह जो संविधान अस्तित्व में आया तो वह लिखित निर्मित हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर संविधान को निर्मित किया जाएगा तो उसको लिखा भी जाएगा कहीं ना कहीं, कि अगर निर्माण के बाद कहीं विवाद उठता है कि नहीं भाई ऐसा निर्माण तो नहीं हुआ था, तो उसको लिखा जाएगा। तो इंडिया रहा, ये सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने अपना संविधान लिखा था 18वीं सदी में ही, ठीक है। इसके बाद भारत तो 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद 1950 में हम अपना संविधान लागू कर पाए। उसके बाद जो अगला संविधान आता है वह आता है विकसित, ठीक है। तो जो विकसित संविधान होता है वह परंपरागत रूप से जो विकास इसका हुआ है, जिसमें कोई संविधान सभा नहीं बैठी थी, कोई विवाद नहीं हुआ था, जो समय के साथ साथ काफी तेजी से बदलता रहा है। तो यह जाहिर बात है कि यह अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलता रहता है, जैसे कि यह ब्रिटेन में है ये सिस्टम, ठीक है। एक अगर अगले प्रकार पर हम अगर इसको बांटना चाहें तो एक अगला जो प्रकार होता है संविधान का, उसको हम रखते हैं कि एक संविधान होता है हमारा कठोर और एक होता है हमारा संविधान लचीला, ठीक है। तो देखिए, कठोर संविधान वह होता है जिसमें कि एक बहुत ही मुश्किल से आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपको कोई अनुच्छेद का परिवर्तन करना है तो उसके प्रावधान इतने कड़े होते हैं कि जिनको आम तौर पर एक सरकार के लिए कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें विपक्ष पक्ष दोनों की अगर मंजूरी होती है तभी आप उस संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। लचीला संविधान वह होता है जो एक आसानी से परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि ब्रिटेन में है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो संविधान विकसित हुआ है वह अलिखित ही होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत उसका लिख भी दिया गया हो, लेकिन हो सकता है कि वह अलिखित हो। तो इसमें आप उसको श्योरिटी से नहीं कह सकते कि विकसित संविधान लिखित है या अलिखित है। लेकिन लचीला तो वह होगा ही होगा, कठोर नहीं हो सकता। लचीला इसलिए होगा कि अगर उसका विकास हुआ है, अगर किसी भी चीज का आप विकास की अगर किसी को देखेंगे तो विकास एक साथ नहीं हो जाता, धीरे धीरे होता है। तो उसमें बदलाव लाना जरूरी होता है कि अगर पहले हम आदि मानव थे, अगर बंदर थे, या जो भी हम उससे कहें बंदर से आदि मानव बने, आदि मानव से फिर हम एक बीच की अवस्था में आए, ठीक है। उस बीच की अवस्था के बाद फिर हम मतलब मानव बने, फिर आधुनिक मानव बने। तो एक विकास जो होता है उसमें परिवर्तन आवश्यक होता है। तो लचीला संविधान होगा तभी परिवर्तन आवश्यक होगा। तो ब्रिटेन ऐसा अगर आप देखें तो ये ब्रिटेन का संविधान हो गया, ठीक है।
और यह अगर कठोर की बात करते हैं तो यह यूएसए का संविधान काफी कठोर है। वैसे यूएसए का संविधान अपने आप में जो संघीय संविधान है काफी वैसा नहीं है। इंडिया का संविधान इन दोनों के बीच की स्थिति रखता है। कुछ मामलों में तो यह कठोर है, कुछ मामलों में यह लचीला है। ठीक है, तो उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कहाँ यह लचीला है, कहाँ यह है। तो भारत का संविधान एक तो लिखित है, दूसरा निर्मित है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये इसकी पहली विशेषता है। और इसके अलावा भारत का संविधान, अगर हम किसी भी संविधान की बात करते हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी संविधान ना तो पूर्णतः लिखित होता है, ना पूर्णतः अलिखित होता है, क्योंकि व्यवहार में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो उसमें लिखित और अलिखित हिस्सा दोनों पाया जाता है, केवल क्वांटिटी का, मात्रा का अंतर होता है। कहीं जैसे कि भारत का संविधान यूएसए के संविधान के बारे में बात करेंगे, तो भारत और यूएसए के संविधान में हो सकता है कि लिखित हिस्सा अधिक है। अगर फिर भी एक परसेंटेज वैसे इसको बता पाना मुश्किल है, मैंने इसे आंकड़े पढ़े भी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि 90 से 95% संविधान तो लिखित ही है। केवल 5% भाग इसका अलिखित हो सकता है, जो कि कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में है, या अब अधिक भी हो सकता है। मैं केवल एक जनरल आइडिया के लिए बता रहा था। लेकिन अगर ब्रिटेन की केस में बात करेंगे तो हो सकता है कि 95% यहाँ हो और 5% यहाँ हो संविधान। तो ये लिखित और अलिखित दोनों ही रूप में संविधान पाए जाते हैं, कम या ज्यादा। हो सकता है कि कुछ 4 लाइनें ही लिखी हो लेकिन लिखित हो। दूसरा निर्मित और विकसित, तो हमने आपको बताया कि भारत का संविधान निर्मित है, एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है। और जो विकसित संविधान होता है यह विकास के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कठोर और अगर लचीले की अगर हम बात करते हैं तो वही कि जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके वह लचीला होगा, जिसमें आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके वह कठोर होगा। जो लचीले संविधान होते हैं वे चेक एंड बैलेंस यानी कि जांच एवं संतुलन की अवधारणा पर आधारित होते हैं कि आप किसी चीज को पहले इम्प्लीमेंट कर दीजिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद देखिए कि भाई इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, उस कमियों को फिर बाद में समय के साथ साथ उनको बैलेंस करते रहिए, उनको संतुलित करते रहिए। लचीला संविधान इस पर काम करता है। कठोर संविधान में हम चेक एंड बैलेंस को बहुत अधिक बल नहीं देते, हम यहाँ बल देते हैं कि पहले ही हम सोच लेते हैं कि शायद यही बेस्ट होगा, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, दूसरी विशेषता हो गई। ठीक है ना, ये दूसरी विशेषता हो गई कि हम कहीं ना कहीं ना तो पूर्णतः कठोर हैं और ना पूर्णतः हम लचीले हैं। तो कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार का हमारा संविधान है। ठीक है, अगर अगली विशेषता पर आते हैं तो भारत के संविधान के स्रोत। तो भारत के संविधान में कई स्रोत हैं। ठीक है ना, स्रोत मल्टीपल हमने क्या बोलते हैं सोर्सेज से इसको हमने लिया हुआ है। तो सबसे बड़ा हमारे भारतीय संविधान का स्रोत है, अगर वह आपसे पूछा जाता है, वैसे तो हम कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वह हमारी जनता है, लेकिन हमने रेफरेंस जो लिया है नियमों के लिए वह क्या है। तो जो हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, यह हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। यह हमारे संविधान का अधिकतर जो हमारा संविधान है हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, और यह अपने आप में एक बहुत विशाल एक अधिनियम था, तो इस वजह से हमारा संविधान भी कहीं ना कहीं विशाल हुआ है। इसके अलावा भारत देश की डायवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं विविधता इतनी अधिक है, उस वजह से। दूसरे हमने कुछ बाहरी स्रोत भी होते हैं कि हमने बाह्य संविधानों से लिया है, तो हमने काफ़ी देशों से लिया है कि हमने जर्मनी से लिया है, हमने यूएसए से भी लिया है, हमने ब्रिटेन से तो ऐसा लिया ही है, ब्रिटेन के तो हम उपनिवेश थे ही। तो जो व्यवस्था पहले से चल रही थी, संविधान निर्माताओं ने सोचा कि नई व्यवस्था न लाते हुए इसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नई व्यवस्था आम लोगों के समझ में ना आ पाए, और वह लोग इसके अभ्यस्त हो चुके थे इस व्यवस्था के काफी हद तक। इसके अलावा हमने आयरलैंड से भी लिया है। ठीक है, हमने अमेरिका अमेरिका मैंने बता ही दिया, हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, हमने पूर्व जो सोवियत संघ था जिसका कि अब उत्तराधिकारी रूस है उससे भी हमने लिया है। ठीक है, हमने फ्रांस से भी लिया है, जापान से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, कनाडा से भी हमने कुछ ना कुछ लिया है। तो काफी सारी जगह से हमने लिया है। तो हमने कहाँ से क्या लिया है, अगर मैं बड़े बड़े एस्पेक्ट्स की बात करूं तो हमने यूएसए से केवल मौलिक अधिकार लिए हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार थे वह हमने यूएसए से लिए हैं। जर्मनी से हमने, जर्मनी से नहीं, जो बाइमर रिपब्लिक था एक पहले जो हिटलर के समय पर था, तो शीत युद्ध के बाद उसको हटा दिया गया 1990 में जर्मनी में। तो हमने बाइमर रिपब्लिक से लिए हैं अपने आपातकालीन उपबंध जो हैं, जो हमारे आपातकालीन उपबंध हैं, जो हमारे प्रावधान है वह हमने यहाँ से लिए हैं। अब अगर और नीति निर्देशक जो तत्व हैं, हमने जो डीपीएसपी हैं, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स, सॉरी स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी जो है हमारी,
वह हमने आयरलैंड से ली है। अगर हम ब्रिटेन से बात करें तो हमारी पूरी संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। जो हमारी उत्तरदायी सरकार की या संसदीय व्यवस्था है हमारी, वह हमने यहाँ से ली है। फिर अगर दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो यूएसएसआर है, हमने जो मूल हमारे कर्तव्य हैं वह हमने यहाँ से लिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत लिया है। जैसे कि हमारा जो संघीय ढांचा है वह कहीं ना कहीं हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, जो हमारा संघीय ढांचा है इसमें क्या कि हमारे जो संघीय ढांचा है उसका एक जो झुकाव है वह संघ की ओर है। मतलब कि एक राज्य होता है, एक संघ होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारा झुकाव संघ की ओर थोड़ा अधिक है। तो जापान से हमने कुछ लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। दक्षिण अफ्रीका की मैं बात कर रहा था तो संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपना एक लिया ही है। तो एक सवाल अक्सर उठता है कि भाई क्या फिर इसका मतलब कि भारत के जो संविधान जो सभा थी, उसके जो निर्माता थे, उनका अपना कुछ ओरिजिनल, अपना कुछ मौलिक था ही नहीं। उन्होंने सारा कुछ यहीं से उधर से इधर उधर से उधार लिया हुआ है। भाई कुछ हमने यहाँ से उधार ले लिया, यहाँ से उधार ले लिया, कुछ हमने यहाँ से ले लिया, कुछ यहाँ से ले लिया। मतलब एक्स वाई जेड कंट्री ए से ले लिया, वेस्ट बी से ले लिया, सी से ले लिया, हमने एक कनाडा से ले लिया, कुछ जर्मनी से, यूएसए से, ब्रिटेन से, जापान से, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी मतलब काफी सारे हैं इसमें, फ्रांस रह गया अभी या जापान रह गया। तो इसका मतलब कि हमारी कोई मौलिकता थी नहीं, ये सवाल उठता है। तो देखिए इस संदर्भ में आपको यही कहना है कि नहीं भाई मौलिकता है क्यों नहीं है। सबसे विशेष बात तो यह है कि हमने इन जो उपबंध थे, जो प्रावधान थे दूसरे देशों के, हमने इनको एज इट इज उठाकर अपने यहाँ नहीं ले लिया है। हमने क्या किया कि भाई हमने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसमें थोड़ा सा बदलाव भी किया है। ठीक है, कि अगर हमारे यहाँ पे अगर जातीय संरचना अलग है, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, भाई इनके यहाँ कहीं भी आपको कहीं जाति व्यवस्था नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो हो सकता है कि यूएसए में कुछ श्वेत और जो ब्लैक्स हैं, जो श्याम वर्ण को लेकर कुछ थोड़ा चलता हो मामला, लेकिन वह जाति व्यवस्था से काफी अलग है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था को एक अलग ही स्वरूप में है, हमारे यहाँ काफी ज्यादा विविधता है। तो हमने उसके हिसाब से इनको एक तो बदला है, हमने इनको केवल वहीं से नहीं उठा लिया। तो मौलिकता का जो अर्थ है वह केवल यही नहीं है कि हम कोई नई बात कह रहे हैं तभी वह मौलिक है, तभी वह ओरिजिनल है। मौलिकता तब भी है तब आप उस बात की व्याख्या नए तरीके से कहते हैं, उसको नए तरीके से एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, उसमें नए थोड़े से अपनी जरूरत के हिसाब से उसको ढाल देते हैं, उसमें नए एस्पेक्ट जोड़ देते हैं, तो मौलिक हम हैं। ठीक है ना। अगर आप मौलिकता की ही बात करेंगे तो संसदीय व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी, और जो संविधान है वह सबसे पहले अमेरिका लाया था। तो इसका मतलब कि दुनिया के जो सारे संविधान हैं वह अमौलिक हो गए, कोई भी संविधान मौलिक नहीं था। तो हमें यहाँ मौलिकता का समर्थन करना है, अमौलिकता का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं, जो कि शायद सुभाष कश्यप जी कहते हैं, जैसा कि जो भारत का संविधान है उसमें खूबसूरत पैबंद लगे हुए हैं। खूबसूरत पैबंद मतलब कि हमने ठीक है, हमारा जो संविधान है वह काफी सारे टुकड़ों में हमने कहीं से, जैसे कि कपड़ा एक बनता है, अगर आपने कपड़ा देखा, कतरने काफी सारी लगी हुई हैं। एक कपड़ा हमने पहना हुआ है जो फट जाता है काफी जगह से। ठीक है ना। तो हम उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से कपड़ा लगा लेते हैं, ऐसा तो नहीं हम पूरा कपड़ा लगा देते हैं। तो ये खूबसूरत दिखता है, लेकिन ये भद्दा भी नहीं दिखता, ये खूबसूरत दिखता है। तो हमारी मौलिकता हमारी खूबसूरत पैबंदी में भी है, जो हमने खूबसूरत तरीके से पैबंदी की है, या जो आर्टिस्टिक है, यह भी हमारी एक यही है। ठीक है। इसमें काफी तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पहले आते थे कि भाई क्या यह उधार का बुरा है। ठीक है ना। तो क्या यह भद्दा दिखता है, क्या यह अमौलिक है, जो भी आप एक्स वाई जेड आते हैं। ठीक है। तो हम तीन विशेषताओं के बारे में बात कर चुके थे। चौथी विशेषता मैंने आपको बताया था कि यह विशालतम संविधान है। देखिए विशालतम किस वजह से है, विशालतम क्यों है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें नंबर ऑफ पेजेज या नंबर ऑफ आर्टिकल्स, या संविधान में जो हमारे पृष्ठों की संख्या है, अनुच्छेदों की संख्या है, वह काफी ज्यादा है, विश्व में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो सबसे पहली चीज तो भाई हमारे यहाँ हमने इतना विशाल संविधान क्यों बना लिया, इसकी हमें क्रिटिसाइजेशन नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा था कि भाई जो भारत शासन अधिनियम 1935 था यह विशालतम था, इसलिए यह विशालतम हो गया। तो भारत शासन अधिनियम भी विशालतम क्यों था, हमें इसकी भी जांच करनी होगी। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो भारत के जो जो संविधान सभा थी, जो निर्माता थे, संविधान निर्माता, उन्होंने सोचा था
कि भाई अगर हम सारे के सारे जो उपबंध हैं, जो सारे सारे हम प्रावधान है, अधिकतम प्रावधानों को अगर हम लिपिबद्ध कर देंगे, हम अगर लिख देंगे, तो भविष्य में शायद जो झगड़े हैं वे कम हो जाएंगे। हालांकि उनकी जो सोच थी व्यवहारिक स्तर पर आज तक अमल में नहीं, मतलब आज तक नहीं आई है, फिर भी कोशिश उन्होंने की थी कि हम अधिकतम जो पैबंद हैं, प्रावधान है, उनको लिख सकें। ठीक है, तो भविष्य में संघर्ष थोड़े कम होंगे। दूसरी चीज, हमारी जो संविधान है वह एकल है, यानी कि हमारे यहाँ संपूर्ण देश में एक ही संविधान चलता है, एक्सेप्शन जम्मू कश्मीर है। तो संघ का संविधान है जो राज्यों में भी लागू होता है। देखिए अमेरिका में क्या होता है कि राज्यों का अपना अलग संविधान होता है राज्य के विषयों पर, और संघ का संविधान अलग है। तो संघ के विषयों के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, एक फेडरल कोर्ट होता है, और राज्य के विषयों के लिए एक स्टेट कोर्ट्स वहां होते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है कि एकल न्याय प्रणाली है, एकल कानून है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे संविधान एक विशालतम हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ विविधता इतनी अधिक है भाई, भाषाई विविधता है, जातीय विविधता विविधता है। ठीक है ना, इथनिसिटी मतलब सांस्कृतिक टाइप की विविधता हो सकती है, एक्स वाई जेड काफी तरह की विविधता हमारे यहाँ मौजूद है। उसके लिए अगर हमें प्रावधान बनाने थे तो हमने भाई इसको लिया। हमारे यहाँ काफी तरह की सामाजिक समस्याएं हैं, उनकी वजह से हमारा संविधान थोड़ा विशाल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान के एक विशालतम होने के कारण है। तो अब विशाल संविधान से हमें फायदा क्या मिला कि भाई कहीं ना कहीं हम, अगर हमारा संविधान इतना विशाल है कि हमने उसमें काफी सारी जो एक पक्ष हो सकते थे, देखिए सारे पक्षों को तो नहीं शामिल किया जा सकता कभी भी नहीं, आज के कभी भी नहीं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं समय के साथ साथ। अगर भारत में सन 47 के समय पर जिस प्रकार की परिस्थितियां थी वह आज नहीं है। हो सकता है कि वैसे तो 1857 तक काफी सारे सामाजिक सुधार अंग्रेज कर चुके थे, जैसे कि सती महिलाओं के लिए विशेषकर अगर मैं कहूँ तो सती प्रथा अगर वहां खत्म हो गई थी, लेकिन 1947 तक उसके कुछ अंश रह गए थे जो इंदिरा गांधी के समय तक मौजूद थे। ठीक है ना, जो आज नहीं है। तो सती प्रथा के कानून अगर हमने तभी हटा दिया होता, नहीं डाला होता संविधान में, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती। या आज अगर कोई नया मुद्दा उठ रहा है, आज अगर आरक्षण के ऊपर इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो अगर आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उसी समय डाल दिया, या फिर कुछ भी व्यवहारिकता जो हो सकती है आज उठे और कल ना उठे, और जो कल ना उठी वो आज उठ जाए, तो संपूर्ण चीजों को डालना संभव नहीं है, लेकिन हमने अधिकतम डाला है, तो संघर्ष रोकने में से मदद मिलती है, नंबर एक चीज। और छोटा संविधान छोटा है या बड़ा है, ये इसके मूल्यांकन में कोई आधार ही नहीं हो सकता। ठीक है, संविधान का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो भाई इसकी आदर्शों से कीजिए कि संविधान के आदर्श क्या है। क्या हमने कोई एक तानाशाही संविधान बना दिया है जैसे कि वाइमर रिपब्लिक में था? ठीक है, या फिर हमारे संविधान का हम इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से कर पाए हैं, हमारे प्रावधान क्या हैं? क्या भाई हमारे यहाँ तख्ता पलट होता रहता है? नहीं होता रहता। ठीक है, हम अपनी उपलब्धियों को गिनाएं, तब हम कह सकते हैं कि भाई हमारा संविधान, व्यापकता को आप देखना है ना तो इस स्तर पर देखिए, व्यापकता को आप आकार से मत देखिए। ठीक है, तो हमने इनका काउंटर कर दिया। अगली विशेषता पर अगर हम आते हैं, तो जो हमारा संविधान है वह लोक प्रभु है, यानी कि सर्वोच्च है। देखिए जो हमारा संविधान है हमारे देश के अंदर सर्वोच्च है, ये भारत की स्थिति है। ठीक है, अगर आप ब्रिटेन की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, ठीक है ना, तो अगर मैं ब्रिटेन की बात करता हूं तो यहाँ संसद सर्वोच्च है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अमेरिका की तो यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है। ठीक है, यह यूएसए की बात हो गई। तो इसका क्या मतलब है? संविधान सर्वोच्चता का मतलब है कि भाई ना तो संसद हमारी सर्वोच्च, संसद भी ऊंची नहीं है, न्यायपालिका भी ऊंची नहीं है, इन दोनों को ही संविधान का पालन करना है। न्यायपालिका सर्वोच्च होने का मतलब होता है कि संविधान में वह अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकती है। ठीक है ना, समय के साथ साथ हो सकता है कि संविधान में वह चीज असंवैधानिक हो, लेकिन न्यायपालिका को लगता है कि यह उचित है तो वह संशोधन कर सकती है। संसद का लिए तो ब्रिटेन के लिए एक कहावत मशहूर थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसकी कहावत है, कि ब्रिटेन की जो संसद है वह सब कुछ कर सकती है सिवाय एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने की। ठीक है, तो यह केवल एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल बात थी। तो ये कहावत जो मशहूर है ब्रिटेन की संसद के बारे में, काफी हद तक सच है कि ब्रिटेन की संसद जिस प्रकार के चाहे उस प्रकार के रूल्स बना सकती थी, वहां न्यायपालिका भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो ये तीन प्रकार से हो सकती है। तो हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, और उससे भी अधिक सर्वोच्च वैसे हमारी जनता है। ठीक है, जनता और अधिक सर्वोच्च है, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन दिखते हैं तो आप जनता लगाएंगे, लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है तो केवल आप संविधान लगाएंगे। ठीक है,
अब जनता की सर्वोच्चता भी कहीं ना कहीं संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हमने कहीं ना कहीं अपने संविधान को अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और उसको अपनाया है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ठीक है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप की, हमारे यहाँ जो नागरिक होते हैं वे केवल भारत के नागरिक होते हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक है, कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थान का नागरिक है, कोई बिहार का है, कोई पंजाब का है, कोई मध्य प्रदेश का है, या पंजाब, जो भी एक्स वाई जेड जितनी स्टेट्स हैं हमारी, अगर तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम केवल भारत के नागरिक हैं और हम सभी भारत के नागरिक हैं, केवल एक जम्मू कश्मीर फिर से एक अपवाद है, उसका केस अलग है। उसके लिए जब हम आर्टिकल 370 की बात करेंगे तब हम देखेंगे। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा संविधान भाई मौलिक मौलिक अधिकार देता है, मौलिक कर्तव्य देता है, ठीक है, ये आपको पता है। सॉरी। तो भारत का संविधान जो है, जैसा कि मैं पहले बताया था, कनाडा से हमने जो अपनी संघीय व्यवस्था ली है, तो केंद्र की प्रमुखता वाली संघीय व्यवस्था हमारे संविधान में है, ठीक है। जो जब हम संघीय ढांचा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा केंद्र है एक, यानी संघ है, और एक दूसरा जो है हमारे यहाँ है हमारा राज्य होते हैं। तो हमारे यहाँ केंद्र को हमने वरीयता दी है थोड़ी सी राज्यों से अधिक, क्योंकि जिस समय भारत में जो स्थिति थी जब संविधान बना था, अगर आप उस समय की स्थिति देखेंगे तो हमारे यहाँ राज्य तो थे ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारी रियासतें थी, अलग अलग रियासतें थी, या ब्रिटिश क्षेत्र था, ब्रिटिश भारत। तो ये जो अगर हम अगर भारत की अगर हम बात करें कि भाई अगर हम भारत की बात करते हैं, एक ऐसी रफ फिगर अगर मैं बनाऊं, थोड़ी ज्यादा गंदी फिगर बन रही है लेकिन आप माइंड नहीं करेंगे। तो अगर जम्मू कश्मीर अलग रियासत थी, ठीक है, अगर हमारे नेफा क्षेत्र अलग था, अगर हमारी गुजरात में अलग रियासत थी, कहीं छोटी छोटी रियासत है, कहीं बड़ौदा थी, अगर हमारा राजपूताना एक अलग हिस्सा था, संयुक्त प्रांत अलग था, हैदराबाद अलग था, दक्कन का क्षेत्र कहीं अलग था, कहीं मराठी महाराष्ट्र पड़ा हुआ था, ठीक है, उसके अलावा विभाजन हमारा हुआ था। तो इस परिस्थिति में हमें काफी परेशानी आ सकती थी। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी रियासतें थी, कहीं ग्वालियर की रियासत हो सकती है छोटी सी, कहीं मेवाड़ की, कहीं जो भी छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी। तो भारत के क्षेत्र संबंध में अगर हम राज्यों को संप्रभुता दे देते या बराबर की भी दे देते तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हमने केंद्र को थोड़ी एक संप्रभुता इसलिए दी थी कि भाई अगर राज्य कहीं परेशानी खड़ी करते हैं तो केंद्र उनको ओवरटेक कर सके, ठीक है ना, संघ उनको ओवरटेक उनको उनका निदान कर सके। तो यह हमारी कुछ थोड़ी सी एक विशेषताएं थी। और भी अगर थोड़ी सी कुछ और विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं, मतलब विशेषताओं का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि जितनी चीजें संविधान में मेंशन है आप उनको कहीं ना कहीं विशेषताओं के रूप में बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो भाई हमारे यहाँ क्या है कि देखिए 3 चीजें होती हैं अगर कहीं भी अगर आपको देखना है। एक होती है भाई संसद की, हमने संप्रभुता की भी बात की, तो 3 चीजें होती हैं। एक होती है विधि की निर्मित प्रक्रिया, ठीक है। एक इसके बाद होती है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको स्थापित भी बोलते हैं, नहीं सॉरी, मैं आपको गलत बता रहा हूँ, इसको नियत बोलते हैं, विधि की सम्यक या नियत प्रक्रिया। और एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। देखिए इसमें क्या अंतर होता है कि यह ब्रिटेन में है, ठीक है, जो विधि की निर्मित प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि जो विधि एक बार बन गई उसके ऊपर संसद ही केवल विचार कर सकती है, यहाँ संसद सर्वोच्च है। तो ये विधि की निर्मित प्रक्रिया, इसका सभी को पालन करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, ताकि संसद को वह गलत ना लगे, ठीक है। विधि की जो सम्यक प्रक्रिया होती है, यहाँ न्यायपालिका, ये यूएसए में है, तो यहाँ न्यायपालिका हमारी सर्वोच्च है, ठीक है, ये हमारी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें क्या होता है कि ठीक है संविधान में लिखा हुआ है कि आप ए को यह अधिकार नहीं देंगे, लेकिन अगर न्यायपालिका को लगता है कि ए के लिए अधिकार उचित है तो वह उसे मिलना चाहिए, वह उसे मिलकर ही रहेगा, ठीक है ना, तो आप उसको नहीं रोक सकते। तो यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है, ये सम्यक है, मतलब जो उचित है आप वह कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर जब हम बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की, तो यहाँ संविधान सर्वोच्च होता है कि आप संविधान में परिवर्तन करते रहिए, लेकिन उस टाइम पर संविधान जो कहता है आपको वही मानना होगा, यह आपकी संविधान की
स्थापित प्रक्रिया। अगर आपको लगता है कि यह एक को जो अधिकार है यह दिया जाना चाहिए, तो न्यायपालिका कह सकती है हमारी विधायिका से कि भाई आप इसको डालिए, लेकिन जब वह डल जाएगा तभी वह अधिकार बनेगा, उससे पहले नहीं। ब्रिटेन में संसद डायरेक्टली चाहे तो अधिकार हटा सकती है, डाल सकती है, तो यह थोड़ा अंतर है। तो हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाते हैं, यह भारत के केस में है। ठीक है, इसके अलावा हमने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ये मैंने अभी बताया था। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह स्वतंत्र है, यह किसी भी प्रकार से ना तो विधायिका के अंडर में है, ना यह कार्यपालिका के अंडर में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है हमारे यहाँ, नीति निर्देशक तत्व है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। तो जैसा कि मैं इस लक्ष्मीकांत बुक में देख पा रहा हूँ, तो अगर इनकी मैं व्याख्या करना चाहूँ तो यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब जैसे जैसे आप संविधान को आगे पढ़ते जाएंगे, बस आप यही याद रखिए कि हाँ हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप संविधान को पढ़ते जाएंगे तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है समय बचाने के लिए आपकी समय और ऊर्जा, तो आप इनको वहां वहां पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ स्वतंत्र निकाय होते हैं, जैसा कि मैं केवल हेडिंग यहाँ देख पा रहा हूँ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मैंने बात की आर्टिकल 276 अगर हमारे यहाँ पर है, तो आर्टिकल 276 हमारे यहाँ सार्वजनिक सार्वभौम वयस्क मताधिकार देता है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार देता है। तो इसके ये क्या है कि भाई अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, या भारत के संदर्भ में अगर 21 साल 18 साल जो भी है, अगर आप इसको क्रॉस कर चुके हैं तो आप मत देने के लिए वैलिड हैं। पहले 21 साल था शायद, फिर 18 कर दिया गया 1988 में, तो आप मत देने के लिए वैलिड हैं। कोई मतलब नहीं, जैसे कि ब्रिटिश भारत था, तो अगर आपकी वार्षिक आय 1000 रुपए है तभी आप मत दे सकते थे, अगर आपकी 500 रुपए है तभी आप मत दे सकते थे। पहले महिलाओं को भी मत देने का अधिकार नहीं था, 1919 के अधिनियम में महिलाओं को मत देने का अधिकार आया। लेकिन सार्वजनिक में आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप थर्ड जेंडर हैं जिनको भी अब सरकार ने मान्यता दे दी, ठीक है ना, तो ट्रांसजेंडर हैं, या तीसरे अगर आप लिंग के हैं, उभयलिंगी हैं, या फिर आप गरीब हैं, अमीर हैं, किस जाति के हैं, धर्म के हैं, कहाँ आपका जन्म स्थान है, कोई मतलब नहीं है। आप अगर इस आयु को आते हैं तो आपको मत देने का अधिकार है, आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। ठीक है, अब मत अगर आप आयु की बात करेंगे तो भाई आयु को तो शायद इसीलिए रखा जाता है कि आप एक जो उसकी मैच्योरिटी लेवल है, जो एक परिपक्वता लेवल है, जो परिपक्वता का स्तर है, आप उस तक पहुंच सकें, ताकि आप समझ सकें। ठीक है ना, तो यह है एक स्वतंत्र निकाय की काफी सारी हमारे यहाँ ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं। ठीक है ना, तो जो कि ना तो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होती, जैसे निर्वाचन आयोग है, कैग है हमारे यहाँ, कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसकी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस होते हैं, तो काफी सारी चीजें होती हैं। यह हमारे यहाँ एक आपातकालीन व्यवस्था होती है, तो इसके बारे में भी हम ये सारी चीजें संविधान में आगे बात ही करनी है, तो आप केवल चाहें तो अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हैं तो केवल आप इनकी हेडिंग डाल दीजिए कि हाँ यह है, यह है, यह है, यह है, यह है। जो चीजें आगे रिपीट नहीं होनी है वह मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो चीजें आगे रिपीट होंगी उनकी मैं यहाँ व्याख्या नहीं करना चाहता, वह आप आगे समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, और शायद अगर आपको मैं अभी समझाना चाहूंगा तो आप कहीं ना कहीं पता मिसमैच कर जाए चीजों को थोड़ा सा। ठीक है, एक हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है, मतलब कि एक पहले केंद्र स्तर पर सरकार होती है, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर होती है, और सबसे अंत में फिर हमारे यहाँ जिला पंचायत होती हैं, या फिर हमारे यहाँ पर जिला पंचायत होती हैं, या नगर निगम जैसे जिनको बोलते हैं, मतलब एक शहरी स्तर पर और एक ग्रामीण स्तर पर। तो यह है हमारी त्रिस्तरीय सरकार की प्रणाली है। ठीक है, पंचायती राज और नगर निगम सिस्टम। ठीक है, तो यह है कुछ मुख्य विशेषताएं संविधान के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो कुछ उपयोगी रही होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो को अगर देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके जो प्रश्न है, शंका समाधान आपकी हम कोशिश करेंगे, आपके सुझाव हैं आप उनको हमें यहाँ बताइए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, facebook.com हिंदी से IAS। हिंदी से IAS की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे अगली वीडियो की। ठीक है, तब मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।